नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। विधानसभा चुनाव के नतीजे, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी, इंडिया गठबंधन का भविष्य और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को सनातन का श्राप ले डूबा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान, कल की पीठाधीश और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, थैंक यू। शुरुआत आचार्य जी इसी सवाल से करते हैं कि 3 दिसंबर को जब 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आ रहे थे तो आपके ट्विटर से एक पोस्ट किया जाता है और आप लिखते हैं सनातन का श्राप ले डूबा। क्यों? देखिए कालरा जी, भारत और सनातन को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है और सनातन के बिना भारतीय लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। अब सवाल इस बात का है कि जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे जो एलाइज हैं, जिनके साथ हम बीजेपी को हराने के लिए 2024 की रणनीति बना रहे हैं, वो रीजनल पार्टी के नेता सनातन को मिटाने की बात करते हैं, सनातन को मिटा देंगे, सनातन को मिटाने का ऐलान करते हैं और कांग्रेस पार्टी खामोश रहती है, तो उनके पापों की जो सज़ा है वो कांग्रेस ने भुगती। देश में एक मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी उन पार्टीज और उन नेताओं के साथ है जो सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं, जिसमें डी के स्टालिन साहब हैं और बिहार में एक मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। तो कोई कहता हम रामायण को ख़त्म कर देंगे, कोई कहता रामायण के पन्ने जला देंगे, कोई कहता तुलसीदास बहुत बुरे आदमी थे, कोई कहता राम थे नहीं। कभी राम का विरोध करते हैं आप, कभी सनातन का विरोध करते हैं, कभी भारतीयता का विरोध करते हैं, कभी हिंदू संस्कृति का विरोध करते हैं। तो प्रश्न ये पैदा हो रहा है कि सनातन और हिंदू धर्म से लड़ाई करना हमारा मकसद नहीं है। हम बीजेपी से और बैठते हैं सनातन से, हम बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, हमें लड़ना चाहिए बीजेपी से, और हम बैठते हैं वंदे मातरम से। हमें लड़ना है बीजेपी से, हम लड़ते हैं भारत माता की जय से। हमें लड़ना है बीजेपी से, हम लड़ते हैं हिंदुत्व से। तो सवाल इस बात का है कि सनातन धर्म को मिटाने की बात करने वालों के साथ जब हम खड़े हो जाते हैं तो उनके पापों की सज़ा हमें भुगतनी पड़ी। इसलिए मैंने लिखा। जिस पार्टी में आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेता हों, उसके बावजूद एक पार्टी सनातन के श्राप की वजह से हार जाए, कोई सलाह मशवरा, कोई फीडबैक क्यों नहीं लिया जाता? कालरा जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है और महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाली पार्टी सनातन के विरोध में कैसे हो सकती है? महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाली पार्टी राम विरोधी कैसे हो सकती है? राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य का जो सपना था वो तो महात्मा गांधी का था। तो सवाल इस बात का है कि महात्मा गांधी के रास्ते पे जो पार्टी चलती है और चल रही वो सनातन विरोधी कैसे हो गई? देश के अंदर एक परसेप्शन डेवलप हुआ, और ये आज की बात नहीं है। जब हम पिछला चुनाव हारे, उससे पिछला चुनाव जब हारे, तो कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता A.K. एंटोनी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। सोनिया गांधी जी ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने बाकायदा रिपोर्ट कि कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी होती जा रही है। लोग ऐसा मान रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी हो गई है। हमें अगर इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वही बात जो एंटोनी साहब ने कही, मैं आज वही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी हो नहीं सकती। महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाली पार्टी भला राम का विरोध कैसे कर सकती है? लेकिन कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग घुस आए हैं जो कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के मार्क्स के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस A.K. एंटनी की रिपोर्ट की आप चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद तो जनेऊधारी ब्राह्मण और मंदिर मंदिर जाने का सिलसिला शुरू हुआ। अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू दिखाने की कोशिश हुई, फिर राह भटक कैसे गई? देखिए, जनेऊ धारण करना
और ना करना ये निजी आस्था का विषय है, ये संस्कारों का विषय है, ये हमारी श्रद्धा का विषय है। इस पर टिप्पणी करना, इसको क्रिटिसाइज करना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और इस बहाने राहुल गांधी पे हमला करना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। बीमारी है कि कुछ लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, और ये वो देश है जिसने वामपंथ को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी ना वामपंथी थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी कालराजी? कांग्रेस ना वामपंथी है ना दक्षिणपंथी है। कांग्रेस किसी भी तरह के एक्सट्रीमिज्म को और फैनेटिज्म को कभी स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस मध्यम मार्गी है, कांग्रेस सबकी है, सब कांग्रेस के हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है, जो कांग्रेस की मूल विचारधारा वाले लोग हैं वो अलग हो गए हैं, और फैसले वो लोग ले रहे हैं, उन लोगों की सहमति से, उन लोगों की राय से फैसले हो रहे हैं जिनका कांग्रेस की मूल विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। उसका परिणाम ये है कि हम हारते जा रहे हैं, हम पिछड़ते जा रहे हैं, और जनता में हमारी जो छवि है वो गलत बनती जा रही है, सनातन विरोधी बनती जा रही है, एंटी नेशन बनती जा रही है, एंटी हिंदुत्व बनती जा रही है। तो इसका हमें भुगतना पड़ रहा है। आप जब इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे लिखते हैं, मैं देखता हूं लोग कई बार बहुत बुरे तरीके से आलोचना करते हैं और आपको बीजेपी का एजेंट बताने लगते हैं। ये बात कभी कि सच बोलना अपनी पार्टी में रहते हुए इतना दुश्वार हो गया है? देखिए काला जी, जनतंत्र में जब हम सार्वजनिक जीवन में आते हैं, लोकतंत्र में, तो हमारा सबसे पहला हमारा जो संकल्प होता है वो होता है ये कि हमें अपनी आलोचनाओं को सुनना चाहिए। यदि हमारा कोई विरोध कर रहा है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और ये तो वो देश है जहाँ भगवान राम को भी नहीं बख्शा गया, भगवान राम की भी आलोचना हुई है। ये वो देश है जहाँ भगवान कृष्ण को कटघरे में खड़ा किया गया। ये वो देश है जहाँ महात्मा गांधी के बारे में क्या नहीं कहा। ये वो देश है जहाँ पंडित नेहरू को लोग कितनी गाली देते हैं, पंडित नेहरू के विषय में कितनी कितनी बुरी बात करते हैं। और यही वो देश है जहाँ देश के प्रधानमंत्री को भी लोग नहीं बख्शते। तो जो जिनको जैसा महसूस होता है मेरे बारे में वो समझते हैं, लेकिन मुझे तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। आपने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और आपने कहा विधानसभा चुनाव में जीत ये उनकी जीत है। तो जब खुलकर प्रधानमंत्री की तारीफ आचार्य प्रमोद कृष्णम करते हैं तो उनके समर्थक क्यों नहीं पूछेंगे कि क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं? अच्छा कालराज जी, मुझे बताइए, ये जो जीत हो रही है ये नरेंद्र मोदी की जीत ना मानी जाए तो किसकी मानी जाए? रविशंकर प्रसाद की, जेपी नड्डा जी की, या पीयूष गोयल, नितिन गडकरी की? जाहिर सी बात है बीजेपी का चेहरा कौन है? और नरेंद्र मोदी तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ऊपर हो गए। कोई देश का नेता बीजेपी का, कोई भी प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन बीजेपी ऊपर थी, अटल जी नीचे थे। पहले प्रधानमंत्री हैं जो पार्टी से ऊपर हो गए। आज जो वोट बीजेपी को मिल रहा है, बीजेपी के पास है क्या? नरेंद्र मोदी को निकाल दीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी को हटा दीजिएगा तो भाजपा तो सिमट के आ जाएगी वही 20, 30, 50 सीटों पर। नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगर जनता में विश्वास है, जनता उनके नाम पे वोट दे रही है, इस देश की जनता ने 2014 में उन्हें चुना, फिर 2019 में उन्हें चुना, और राज्यों में जो प्रभाव नरेंद्र मोदी जी का है उसकी वजह से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ विरोध के लिए नरेंद्र मोदी का विरोध करें? हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो लोकतंत्र में और हमारी पार्टी में तो ये बोलने की आज़ादी है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए तो इंदिरा गांधी जी के घोर विरोध थे पंडित वाजपेयी। सदन में उन्होंने कहा, उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि दुर्गा, आप दुर्गा हैं। इंदिरा गांधी जी को दुर्गा किसने बताया? जो उनका घोर विरोधी था। तो क्या जब इंदिरा गांधी जी को दुर्गा बताया, एक महान और शक्तिशाली नेता बताया अटल जी ने, तो क्या अटल जी कांग्रेसी हो गए थे? तो सच को, एक दुष्यंत का बड़ा अच्छा शेर है
कि गज़ब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरान और उपनिषद ओढ़े हुए हैं, चढ़ाता फिर रहा हूँ वो चढ़ावे, तुम्हारे नाम पर सब बोले हुए हैं। तो मेरे विषय में कोई क्या कहता है, मैं अगर इसकी चिंता ज़्यादा करूँगा तो फिर पार्टी की चिंता नहीं करूँगा। अगर इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी में मैं जब तक हूँ, मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं सही क्या है और गलत क्या है, पार्टी के हित में क्या है, पार्टी के विरोध में क्या है, इसको निष्पक्ष रूप से इस राय को जाहिर करता रहूं। और मैं कांग्रेस लीडरशिप को भी ये बात बताता रहता हूं। विधानसभा चुनाव में तो जो हुआ सो हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर एक नैरेटिव बनाया जाता है कि लड़ाई मुद्दों और आइडियोलॉजी की होगी, या फिर लड़ाई सेट किया जा रहा है मोदी वर्सेस राहुल या मोदी वर्सेस प्रियंका, ये होगी लड़ाई। नहीं, आपके इस सवाल में 3 सवाल हैं। पहला, क्या लड़ाई मुद्दों की होगी या जो नैरेटिव बीजेपी ने बना दिया है उस पे होगी। दूसरा सवाल आपका है कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगी या मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी होगी। सवाल ये है कि एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में ये पहली बार हुआ है कि राजनीति की जो पिच है वो बदल दी है, और ये राजनीति की जो पिच है ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। धर्म और राजनीति की पिच बना दिया, तो अब इस पिच पर वही बल्लेबाज खेल पाएगा जो खेलना जानता होगा, वरना सब हिट विकेट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मुद्दे हैं, देश में मुद्दे हैं। महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, देश के अंदर जो हालात हैं वो एक मुद्दा है, देश के अंदर जो हमारा सामाजिक ताना बाना, सामाजिक समरसता का जो ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है, ये मुद्दा है। लेकिन देश की जनता के सामने राष्ट्र और धर्म भी एक मुद्दा बन चुका है। तो यदि हम ये कहते हैं कि हम राष्ट्र और धर्म पर बात नहीं करना चाहते हैं और हम महंगाई पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे और तरह की बात करेंगे, तो देश की जनता में मैसेज ये जाता है जैसे हम राष्ट्र और धर्म से अलग हो गए हैं। तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। दूसरा सवाल, मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं और इस पर अपनी बात रखूं खुलकर, कि मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का जो चुनाव है वो मुद्दों से ज़्यादा चेहरों का चुनाव है। और नरेंद्र मोदी एक बहुत ताकतवर और बहुत ही पॉपुलर चेहरा है। तो यदि नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देनी है, बीजेपी को हम हराना चाहते हैं, तो हमें एक चेहरा देना पड़ेगा। मैं आपके टेलीविजन चैनल से अपनी पार्टी को, विपक्षी नेताओं को ये निवेदन करना चाहता हूं, और मैंने ये बात भीतर भी कही है। मैंने अपनी बात को रखते हुए कोई राग और द्वेष नहीं रखा है। मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूं, स्वीकार करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को अगर आप टक्कर देना चाहते हो तो एक चेहरा घोषित करो, प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करो। क्यों? क्योंकि बिना दूल्हे की बारात अच्छी नहीं लगती। बिना दूल्हे की बारात को लेके चला तो जा सकता है, लेकिन उसमें रौनक नहीं होती। दूल्हा देना पड़ेगा। अब वो दूल्हा कौन हो, इस पे बात हो सकती है। कुछ लोग चाहते हैं कि रीजनल पार्टी के किसी नेता को चेहरा बना दिया जाए। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। नाम भी ले लीजिए। आपने खुद कहा कि लड़ाई राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो, तो राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हैं तो उनसे ज़्यादा संघर्ष किसी ने नहीं किया। वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं स्वीकार करते हैं, जैसे उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता को स्वीकार नहीं किया, तो रीजनल पार्टी के किसी नेता को अगर हम चेहरा बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी को बहुत बड़ा इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ऐसा कोई नेता नहीं है क्षेत्रीय दलों में, कोई नेता, आप किसी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं, आरजेडी के नेता बिहार तक सीमित हैं, टीएमसी के नेता बंगाल तक सीमित हैं, तमिलनाडु के नेता तमिलनाडु तक सीमित हैं। कौन चेहरा होगा, कौन टक्कर देगा? हमें 2 महीना तो बताने में निकल जाएंगे कि वहाँ के हैं, ये हैं, फलाने हैं, डिमा के। तो फिर अगर कोई चेहरा है तो वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, लोकप्रिय, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल चेहरा वो प्रियंका गांधी का है। तो प्रियंका गांधी जी को चेहरा बनाया जाए।
अब जब मैं ये बात कहता हूं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग कहते हैं तो पार्टी के विरोध में बात कर रहे हैं। क्या प्रियंका गांधी जी को चेहरा बनाना या बना देना ये पार्टी विरोध है? तो सवाल कई खड़े हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं हमारे सामने। रीजनल पार्टियां ये चाहती हैं, सारी क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि बीजेपी हारे, कांग्रेस खत्म हो जाए। तो ऐसे में ये जो गठबंधन का जो राग अलापा जा रहा है, मुझे लगता है कि ये सफल होने वाला नहीं है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आपको लगता है गठबंधन सफल नहीं होगा? कल देखिए, मैं आपको बताऊं, दलों को मिलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिलों को मिलाना। दिल मिल जाएंगे तो दल अपने आप मिल जाएंगे। क्षेत्रीय पार्टियों की हालत यह है, अब मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने गई तो बीजेपी को हराने गई थी या कांग्रेस को हराने गई थी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खुद कहते हैं कि कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस बहुत ही धोखेबाज पार्टी है, और यहां तक कह गए कि कांग्रेस और भाजपा एक हैं। अब कल तक आप कह रहे कांग्रेस भाजपा एक है, आज आप कहेंगे साहब हम कांग्रेस मिलकर के बीजेपी को हराएंगे। तो देश की जनता पागल है क्या, मूर्ख है क्या? वो ये नहीं कहेगी कल तक तो आप इन्हें गाली दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी का मैंने अभी टेलीविजन पे बयान देखा है कि पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे। तो भाई पंजाब में आप कांग्रेस को घुसने नहीं देंगे। वो तो तीनों राज्यों में तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश समाजवादी को सौंप दें, बिहार लालू जी को सौंप दें, पंजाब और दिल्ली अरविंद जी को सौंप दें, तमिलनाडु स्टालिन को सौंप दें, बंगाल ममता जी को सौंप दें, उड़ीसा में पटनायक जी हैं ही, बचा महाराष्ट्र, गुजरात में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी वैसी मजबूत है। तो हम कहाँ जाएं? कांग्रेस जाएगी कहाँ? हम लोग बैठ के भजन कीर्तन करेंगे सिर्फ, और तो कोई काम बचा नहीं। तो मुझे लगता है कि जो रीजनल है इनकी नीयत साफ नहीं है। ये बीजेपी से लड़ना नहीं चाहते, ये कांग्रेस के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, ये कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस गठबंधन के सामने। क्या विधानसभा चुनाव हारने के बाद इंडिया गठबंधन की जो धुरी बनने का सपना देखा जा रहा था कि कांग्रेस वो मैग्नेट होगी जिसके इर्द गिर्द रीजनल पार्टियां खड़ी होंगी और आकर मिलकर चुनाव लड़ेंगी, क्या इस विधानसभा चुनाव की हार ने कांग्रेस पार्टी की उस ताकत को, उस धुरी बनने वाली ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है या थोड़ा कमजोर कर दिया है? नहीं, कांग्रेस को खत्म करने का मंसूबा तो बीजेपी का था, वो कांग्रेस को अभी तक खत्म नहीं कर पाए। तो जब बीजेपी कांग्रेस को नहीं खत्म कर पाई, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो भाजपा ने दिया था। आप 10 साल से देश की सत्ता में हैं, लेकिन कांग्रेस है, हम लोग खड़े 30% से 40% वोट पर खड़े। मुझे बताइएगा किसी भी रीजनल पार्टी का वोट बैंक कितना हो, आप बताइएगा। पूरे देश में कोई पार्टी हो, कोई नेता हो जो नरेंद्र मोदी जी के सामने टिक पाएगा? अगर नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नेता टिक सकता है, कोई पार्टी टिक सकती है, वो कांग्रेस है। किसी भी रीजनल पार्टी की रीच ही नहीं है पूरे देश में। तो किसी के सामने आइडेंटिटी का संकट है, किसी के सामने संगठन का संकट है, किसी के सामने क्रेडिबिलिटी का संकट है, किसी के सामने पॉपुलरिटी का संकट है, किसी के सामने एक्सेप्टेबिलिटी का संकट है। तो अगर रीजनल पार्टी को सच में बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस की लीडरशिप में गठबंधन में आना होगा, अन्यथा 2024 में मोदी को नहीं हराया जा सकता। 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन का प्लान तो छोड़िए, क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर प्लान क्लियर है, सोच क्लियर है? जानते समय लेकिन बोलते नहीं। सब जानते हैं कि अगर प्रियंका गांधी जी को नेतृत्व दे दिया गया तो कांग्रेस ताकतवर हो जाएगी, लेकिन जैसे ही प्रियंका जी का कोई नाम लेता उसकी गर्दन काटने की तैयारी हो जाती है। आपने अभी कहा कि पहला नाम अगर मैं किसी का प्रधानमंत्री के लिए सजेस्ट करूंगा तो फिर राहुल गांधी होंगे और दूसरे नंबर पर मैं प्रियंका को रखूंगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं राहुल गांधी, सबसे ज़्यादा संघर्ष किया उन्होंने। लेकिन ये फैसला तो राहुल जी को करना है। जब 2019 हारे तो राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने नैतिकता के आधार पर कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी थी।
और राहुल गांधी जी ने साफ कहा था कि मैं अब अध्यक्षता स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन ये जो एक कोठरी है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि नहीं, राहुल जी ने इस्तीफा नहीं दिया है। वो बात झूठ निकली, जनता को बुरी लगी। फिर इन्होंने कहा कि राहुल गांधी रूठ गए, हम मना लेंगे। राहुल गांधी नहीं माने। लगभग 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। उससे कांग्रेस कमजोर हुई। इसका मतलब राहुल गांधी जी के जिस फैसले का स्वागत होना चाहिए था, राहुल गांधी जी के जिस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी, उसका मजाक बन गया। उस मजाक बनवाने की जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। ये कोठरी है और इस कोठरी के अंदर बहुत ताकतवर लोग हैं। अब बताइए, राहुल गांधी जी सीईसी की बैठक में बैठ करके ये फैसला लेते हैं, सबके सामने, मीडिया के सामने भी ये बात आई कि जी राजस्थान के ये मंत्री भ्रष्ट हैं, इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। राहुल गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी जी केदारनाथ की यात्रा पर गए, उन्हें टिकट दे दिया गया। राहुल गांधी चाहते थे कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो। कांग्रेस हाईकमान चाहता था कि वहाँ राज्य में मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी और कोठरी इतनी ताकतवर है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बदला गया, हाईकमान बदल दिया। प्रभारी अजय माकन थे, बदल दिए गए। खड़गे जी गए, उनसे मिलने से मना कर दिया। सोनिया जी ने भेजा था ऑब्जर्वर बना करके, मुख्यमंत्री रहे, हाईकमान बदल दिया। तो कोठरी बहुत पावरफुल है। कांग्रेस की प्रॉब्लम भाजपा नहीं है, ये कोठरी है। लेकिन जो सच बोलेगा उसे सूली पे चढ़ाया जाएगा। आप तो इतना सच बोलते हैं, लिखते भी हैं। हो सकता है किसी दिन आपको पता चले सूली पे चढ़ा दिया गया। तैयारी हो रही है क्या? आप पता करके बताओ। और अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी के रास्ते पर चलेंगे? शहादत स्वीकार है। अगर बीजेपी ऑफर करती है तो कल क्या होगा इसे मैं क्या कह सकता हूँ। ऑप्शंस खोलें, रास्ते खोलें। राजनीति संभावनाओं का खेल है। लेकिन अभी तक मेरी किसी ना भाजपा के नेता से बात हुई है और ना मैं करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी में अपनी बात रखने की जगह बची है, सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बोलने की आज़ादी है। अगर मेरी पार्टी में बोलने की आज़ादी नहीं होती तो मैं कैसे बोलता। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, जिनको ग्रुप 23 कहा गया। उन ग्रुप 23 में एक गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ के गए। बाकी सारे कांग्रेस पार्टी के अंदर आज भी बड़े आदरणीय और माननीय नेता हैं। जी थे उसमें, पृथ्वीराज चौहान थे उसमें, विवेक तनखा जी थे, मनीष तिवारी थे, इन सब के दस्तखत हैं। आनंद शर्मा जी, ये आज भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो कांग्रेस पार्टी में बोलने की आज़ादी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या वैसी आज़ादी बीजेपी में है? मुझे नहीं लगता। बीजेपी में किसी की हिम्मत नहीं है इस तरह की बात करने की। लेकिन अगर मैं अपनी राय, अपने अनुभव के आधार पे अपना फीडबैक दे रहा हूं, तो पार्टी को उससे उसका लाभ लेना चाहिए। लेकिन ये फैसला तो पार्टी का है। पार्टी मेरी बात मानती है नहीं मानती, ये फैसला पार्टी का है। पार्टी को अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम से प्रॉब्लम है तो पार्टी फैसला लेगी। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, ये अपने हित में तो बोल नहीं रहा। अगर मैंने कहा कि मोदी जी के एक चेहरा दो, क्या ये पार्टी के खिलाफ बात है? अगर मैंने कहा कि प्रियंका गांधी जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो ये पार्टी के विरोधी बयान कैसे हो सकता है? ये पार्टी का विरोध तो है नहीं। अगर मैंने कहा कि भाई राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, हम सरकार दोबारा ले आएंगे, तो क्या यह पार्टी का विरोध है? अगर मैं कहता हूं कि आप बीजेपी से लड़ो, राम मत लड़ो, तो क्या ये पार्टी का विरोध है? अगर मैं कहता हूं सनातन को मिटाने वालों का साथ मत दो, भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा का देश है, आस्था का देश है, विश्वास का देश है। और फिर कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी के रास्ते पे चलती है। तो इस गांधी के रास्ते पे चलने वाली पार्टी को कहां सीधा भटका रहे हैं आप? राम राज्य की कल्पना तो महात्मा गांधी की थी, तो कांग्रेस पार्टी राम से विमुख कैसे हो सकती है? तो कुछ लोग हैं जो राम का नाम सुनना नहीं चाहते, कुछ लोग हैं जो रामलला का दर्शन नहीं करना चाहते, कुछ लोग हैं जो हिंदू शब्द से चिढ़ते,
कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म गुरुओं को अपमानित करना चाहते हैं। तो मैं उनसे सावधान तत्व को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर देश में 2024 में नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देना चाहती है तो इस कोठरी पर लगाम लगानी पड़ेगी। 22 जनवरी बहुत बड़ा दिन होगा, प्राण प्रतिष्ठा, और इसके बाद जो माहौल बनेगा, आपको लगता है उसके बाद कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? देखिए, पहली बात तो यह है, 22 जनवरी से मुश्किलें कैसे बढ़ जाएंगी? 22 जनवरी को देखने के लिए तो हजारों लोगों का बलिदान हुआ है, कई सौ साल का संघर्ष। भगवान राम की जन्मभूमि, अवतरण स्थली अयोध्या में उनके जन्मभूमि का मंदिर बने, ये सपना लिए तो कितनी आंखें बंद हो गई। कितने लोगों का सपना था, हजारों करोड़ों लोगों का ये सपना था, और हम तो सौभाग्यशाली हैं। मैं भारत को बधाई देता हूं, पूरे भारत को बधाई देता हूं कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे जो मंदिर बन रहा है उसको हम बनता हुआ देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, और परम सौभाग्य होगा उनका जो उस मंदिर का दर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कुछ तो नेताओं 22 जनवरी भारत के लिए एक गौरव का दिन है, और फिर मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, भारत के संविधान बन रहा है, तो इससे परेशानी किसे हो सकती है? इससे अगर परेशानी है तो फिर उसे भारत में राजनीति करने का अधिकार पर तो सवाल ये निशान है। राम तो भारत की आत्मा है, सनातन भारत की आत्मा है। सनातन के बिना भारत है कहां, और भारत के बिना सनातन नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी आस्था के आधार हैं। भारत का संविधान ये अधिकार प्रदान करता है हमको कि हम अपनी आस्था का सम्मान करें, लेकिन हम दूसरों की आस्था को ठेस न पहुंचाएं, ये भारत का संविधान कहता है। तो 22 जनवरी जो है उसमें किसी के लिए समस्या पैदा हो, मुझे नहीं लगता। कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं को जाना चाहिए रामलला का दर्शन करने। कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता नाराज हो गए कि मोदी जी को न्योता दिया गया, हमें क्यों नहीं दिया गया? मुझे लगता है कि कुछ और लोगों को भी न्योता आना चाहिए। अब प्रतीक्षा कीजिएगा। पर क्या मंदिर के लिए न्योता आना जरूरी है या श्रद्धा होनी जरूरी है पहुंचने के लिए? नहीं, किसी समारोह का तो निमंत्रण प्राप्त होगा तभी जाया जाएगा। दर्शन करना तो कभी जा सकता। दर्शन श्रद्धा का विषय है, समारोह में जाना निमंत्रण का विषय है। जब बात राम मंदिर की चली है तो मैं थोड़ी सी और बात सनातन की भी करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में एक पार्टी ने मानो ठान ही लिया है कि सनातन विरोधी बयान देंगे, सनातन के बारे में जितना भला बुरा हो सकता है वो कहेंगे, और वो पार्टी डीएमके है। चाहे वो उदयनिधि हो, चाहे वो ए राजा हो, चाहे वो सेंथिल हो, ऐसे ऐसे बयान जिन्हें सुना ही नहीं जा सकता। कोई सनातन को बीमारी से उसकी तुलना करता है, दूसरा आकर कहता है पहले वाले ने गलत क्या कहा, उससे वो दो बातें और आगे बढ़ा। डीएमके का एक नेता संसद में खड़ा होकर कह देता है कि ये तो गौमूत्र वाले राज्य हैं। देखिए, जिस तरह की बयानबाजी हुई है सनातन के खिलाफ, ये भारत में ही हो सकती है। कहीं और होती तो ईश निंदा में अब तक तो सूली पे लटका दिए गए होते। हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार सबको है। हम मुंह पे पट्टी बांध लें, बड़ा फैशन बन गया है। सुबह उठो, हिंदुओं को गाली दो, दोपहर को अपने मस्ती में भोजन करो, लंच की टेबल पे बैठो, सनातन को गाली दो। हिंदुओं की आस्था को गाली देना, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का अपमान करना, कोई कहता पन्ने फाड़ दो, कोई कहता किताब को जला दो, बड़ा सरल काम हो गया है, बड़ा आसान हो गया है। और मुझे अफसोस है कि डीएमके जैसी पार्टी जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोढ़, कुष्ठ से तुलना करती है, तो अगर डी, मलेरिया, एम के, कुष्ठ अगर वास्तव में देखा जाए तो अपनी फॉर्म बता रहे हैं। डीएमके की फुल फॉर्म मैं कहूं क्या है, वही जो उन्होंने बताई। तो मुझे लगता है कि जाकी रही भाव प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। उन्हें अपनी पार्टी में जो नजर आ रहा था डेंगू, मलेरिया, कोढ़, इसीलिए तो डीएमके, तो उन्होंने डेंगू, मलेरिया
सनातन को बताने की कोशिश की, लेकिन अपनी पार्टी की परिभाषा बता बैठे। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, आप ये बात सुनकर नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मैं इंडिया गठबंधन के भले की बात कर रहा हूं। निंदक निहर राखिए आंगन कुटी छवाए, मैं भले की बात कर रहा हूं। मैं चापलूसी और चमचागिरी की बात नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये बहुत ताकतवर संगठन है, जनमानस में इनकी पैठ है। अगर आप इनसे लड़ना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही हैंकी फैंकी नेताओं से ये नहीं हारेंगे। जमीनी बात करनी पड़ेगी, बुनियादी बात करनी पड़ेगी। और बुनियादी बात यह है कि आपको पहले दिलों को मिलाना पड़ेगा। कोई भी गठबंधन, उसका एक मिनिमम एजेंडा तय करना पड़ेगा, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय करना पड़ेगा, एक तय करना पड़ेगा। हमें यह कहना पड़ेगा डीएमके से कि आप सनातन को गाली नहीं देंगे, तो हिंदुओं में यह मैसेज जाएगा, हाँ कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। अब हमारा सहयोगी, देखिए पाप कर रहे हैं हमारे एलाइज, सजा भोग रहे हैं हम, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा मत करो। आपको अगर अपनी राजनीति के कुछ फायदे मिल सनातन को गाली देके, तो आप अपनी स्टेट में ये काम करिए। लेकिन जब आप गठबंधन में हैं, अगर आज कांग्रेस पार्टी ये कह दे कि नहीं सनातन के खिलाफ एक शब्द भी हम नहीं सुनेंगे, तो हिंदुओं को लगेगा हाँ कांग्रेस पार्टी ने हमारी बात की है। तो ऐसा बोलने से कौन रोकता है कांग्रेस को? कोठरी, क्योंकि वो नास्तिक लोगों की कोठरी है, वो खुद उसमें शामिल है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देश की जनता तो कांग्रेस पार्टी को चाहती है। देश की जनता चाहती है कि स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष होना बड़ा जरूरी है। जो गांधी परिवार जिसने इतनी शहादत दी, इस देश की मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुतियां, उस गांधी परिवार की इतनी दुश्मनी कैसे हो गई? उस गांधी परिवार के नाम पर वोट क्यों नहीं पड़ रहा है? उसका मुख्य कारण है ये कोठरी। फैसले गलत ये कोठरी लेती है और सजा कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को भुगतनी पड़ती है, और इस कोठरी को हिला नहीं सकते आप। जिस तरीके से 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, छोटे कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद पर जो बिठाया, जो सम्मान दिया, क्या उससे कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? क्योंकि बीजेपी ने अब तक न सिर्फ परिवारवाद का आरोप लगाया था, अब तो बीजेपी ने एक कदम आगे जाते हुए यह फिर साबित कर दिया कि हमारी पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, जो सोचा भी नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री तो क्या पहली बार विधायक बनने जा रहा है, जो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। देखिए, जनता ने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे वोट दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने जिसे चाहा वो मुख्यमंत्री बन गया, जिसे चाहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। इस पर मैं क्या कह सकता हूं? लेकिन जिस तरह आम कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, ये फैसला तो उनकी पार्टी को मजबूत करेगा। एक बहुत मुद्दा बात उठाया गया कि ओबीसी को, पिछड़ों को सम्मान नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले जाकर मंच पर कहा कि नरेंद्र मोदी 2 शब्द नहीं बोल सकते, और वो 2 शब्द हैं जातिगत जनगणना। हम करवाएंगे, हम पिछड़ों को सम्मान दिलाएंगे, उनकी जगह दिलाएंगे। क्या मुद्दा फेल हुआ, या मुद्दा उठाने का तरीका फेल हुआ, या जो मुद्दा उठा रहा था उस पर देखिए, इस देश ने कभी भी जातिवाद की राजनीति का समर्थन नहीं किया। जातिवाद की सबसे बड़ी राजनीति करने वाले नेता अगर कोई हुए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए, और जब वो मंडल लागू किया गया तो जातिवाद के जहर और जातिवाद की आग में बहुत लोग जले, बहुत लोग मरे, कितने बच्चे कुर्बान हुए। अगर जातिवाद की राजनीति को स्वीकार करता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की मूर्तियां लगी होती हर जगह, पहली बात। दूसरी बात, जातीय जनगणना का मुद्दा जिस तरह उठाया गया, उससे देश की जनता में ऐसा मैसेज गया कि कांग्रेस जातिवादी हो गई है।
जबकि कांग्रेस किसी एक जाति की नहीं है, कांग्रेस एक किसी वर्ग की नहीं है, कांग्रेस किसी एक धर्म की नहीं है। तो देश की जनता में ये मैसेज गया कि ये जाति के नाम पर विभाजन, समाज का विभाजन हो रहा है, और ये देश धर्म के नाम पर एक विभाजन देख चुका है। 1947 में इस देश का बंटवारा हुआ, 1947 में इस देश का विभाजन हुआ। विभाजन का जख्म है वो भारत की आत्मा पे अभी तक है। और विभाजन जाति के नाम पे हो, विभाजन धर्म के नाम पे हो, विभाजन भाषा के नाम पे हो, विभाजन क्षेत्र के नाम पे हो, विभाजन विभाजन है, एक और विभाजन नहीं होना चाहिए। तो देश की जनता में एक परसेप्शन डेवलप हुआ कि कांग्रेस पार्टी तो सब जातियों की पार्टी है, कांग्रेस किसी एक वर्ग को लेकर कैसे चल सकती है। तो जो ओबीसी बैकवर्ड की बात की गई, जो अपर क्लास था, जो उस सेक्टर से बाहर की जातियां थीं, उन्हें लगा जैसे हमारी बात नहीं हो रही है। तो उसका नुकसान हमें छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हुआ। तो ये जो जातीय जनगणना, जातिवाद का जो मुद्दा है, ये रीजनल पार्टी का इशू था, ये कांग्रेस का इशू कभी नहीं रहा। कांग्रेस तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय है। कांग्रेस सबकी पार्टी है। कांग्रेस दलितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, आदिवासियों की है, गिरवासियों की है, वनवासियों की है, अगड़ों की है, पिछड़ों की है, सबकी पार्टी कांग्रेस है। क्या इस देश की राजनीति में किसी एक जाति का रोल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। किसी एक धर्म का रोल रहा, ऐसा नहीं कह सकते। तो कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की लड़ाई लड़ी, उसमें सभी को साथ लेके उस लड़ाई को लड़ा। तो उस कांग्रेस का मैसेज ये चला गया कि कांग्रेस सिर्फ बैकवर्ड की बात कर रही है। इससे क्या हुआ कि 30-32% जो फॉरवर्ड कास्ट है वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में उसने किनारा कर लिया। हमें इस मुद्दे को उठाकर हमारा नुकसान, अगर इस मुद्दे को हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारा और नुकसान होगा। हमें सबको साथ लेके चलना है। पर छोड़ेंगे कैसे? इंडिया गठबंधन के तो मुख्य मुद्दों में से मुद्दा एक क्षेत्रीय पार्टियों के मुद्दे हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, ये एक एक जाति, 2-2, 4-4 जिलों की पार्टी होती हैं, 2-2, 4-4 जिलों के नेता होते हैं, इन्हें शोभा देता है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस वो पार्टी है, इस देश की बुनियाद में कांग्रेस का लहू है। कांग्रेस पार्टी एक जाति की पार्टी नहीं हो सकती। कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है। क्या महात्मा गांधी को जाति में कैद किया जा सकता है? कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है। क्या सुभाष चंद्र बोस को कहा जा सकता है कि वो सिर्फ बंगालियों की बात करते थे? कांग्रेस सरदार भगत सिंह की पार्टी है। कांग्रेस मौलाना आज़ाद की पार्टी है, इंदिरा गांधी की पार्टी है, पंडित नेहरू की पार्टी, सरदार पटेल की पार्टी, लाल बहादुर शास्त्री की पार्टी, राजीव गांधी। क्या एक जाति की बात कर सकते हैं हम? किसी एक वर्ग की बात कर सकते हैं हम इस देश की बात करना चाहते हैं, हम इस देश की बात करेंगे। हम उसूलों से समझौता अगर करेंगे तो हम कांग्रेस कहाँ रह जाएंगे? सत्ता के लिए हम अपने उसूलों को नहीं ठुकरा सकते। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस को भारत की बात करनी चाहिए, भारतीयता की बात करनी चाहिए। कांग्रेस को देश की एकता और अखंडता की बात करनी चाहिए। ना कांग्रेस जातिवादी हो सकती है, ना किसी एक धर्म की हो सकती है। सर्वधर्म संभाव हमारा मूल सिद्धांत है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, ये हमारे नारे हैं। हमारी प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारे नारे, यही तो सनातन है, यही तो भारत है। भारत के बिना सनातन, सनातन के बिना भारत संभव नहीं। संसद में बहुत हैरान कर देने वाली घटना हुई 13 दिसंबर को। उस घटना को लेकर आपका व्यू क्या है ये तो मैं समझूंगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से एक एक करके सांसदों पर कार्रवाई होनी शुरू हुई है और वो संख्या बढ़ती चली जा रही है, और विपक्ष है कि आवाज उठा रहे, सवाल पूछ रहे हैं, हमें निलंबित कर दिया जा रहा है। देखिए, सरकार को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, अपनी आलोचना सुननी चाहिए। सांसद तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन संसद में जिस तरह से कुछ लोग घुस गए अराजकता और उपद्रव पैदा करने के लिए, उपद्रव करने के लिए, साजिश के तहत किसी ने मोबाइल जला दिए, किसी ने तोड़ दिए, किसी ने रेकी की, तो ये तो अपराध है।
ये तो संसद पे हमला, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। संसद में जो लोग घुसे हैं वो बेरोजगारी के कारण घुसे, ऐसा नहीं मानता। और ऐसा होने लगा तो फिर तो देश नक्सलवाद के रास्ते पे चला जाएगा। इस देश में जितने बेरोजगार हैं, क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर में घुस जाएं, मुख्यमंत्रियों को पीटें? देश को कहां ले जाना चाहते हैं हम? इस तरह के उपद्रव को, इस तरह के हुड़दंग को, इस तरह के हमले को आप क्रांति से नहीं जोड़ सकते। संसद के अंदर जो लोग घुसे हैं इनको आप क्रांतिकारी साबित करने की कोशिश ना करें, भगवान के लिए मैं सारे नेताओं से कहना चाहता हूं। लेकिन राहुल गांधी ने तो कहा कि भाई ब्रीच हुआ है, लेकिन बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और मोदी सरकार की पॉलिसी की वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। बात उसी पर होनी चाहिए। पार्लियामेंट पे जो अटैक किया जिन्होंने बेरोजगार थे, ये जो बंबई में अटैक हुआ है ये बेरोजगारों ने किया। बेरोजगारी का मतलब है संसद को ढा दो। बेरोजगार होने का मतलब ये है कि हम राष्ट्रपति भवन में उसके शीशे तोड़ दें, पत्थर हंसमा रखें। ये कौन सी बात है? बेरोजगारी कब नहीं थी? पंडित नेहरू थे तब भी बेरोजगारी थी, महंगाई थी। इंदिरा जी थी तो महंगाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी थे, महंगाई थी। कौन से थे तो प्याज की और उसकी माला नहीं बनती थी, महंगाई थी। आज भी महंगाई है, बेनता महंगाई है। महंगाई होने का मतलब और बेरोजगारी होने का मतलब ये है कि हम देश की संसद में घुस जाएं। प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, देश के सांसदों का, लोकसभा अध्यक्ष का, स्पीकर का गला घोंट दें, ये उचित नहीं है। अब तक की बातचीत में आपने इतना तो क्लियर कर दिया कि इंडिया गठबंधन का फ्यूचर ऐसे बनने वाला जैसा बनाने की अब तक कोशिश की जा रही है। आपके मुताबिक, आपने कहा कि आपकी बात सुनी तो जाती है, कम से कम कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, बात रखने की आजादी तो है। इंडिया गठबंधन को अगर वाकई 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देनी है और हराना है तो इंडिया गठबंधन का एजेंडा क्या होना चाहिए? कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन लड़ाई लड़े। रीजनल पार्टीज को कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए दिल खोल करके, सच्चे दिल से, नियत साफ करके कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए और प्रधानमंत्री के पद का चेहरा देना चाहिए। प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। प्रधानमंत्री के पद का सबसे संघर्षशील और संघर्षवान अगर कोई व्यक्ति है तो वो राहुल गांधी है। और अगर राहुल जी स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर सर्वसम्मति से प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वरना आप 2024 में सब हाथ मलते रह जाएंगे और हमें कहना पड़ेगा कि अब पछतावत का है जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या बाकी दल उस स्थिति में है कि वो नेता स्वीकार करें, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता? मैंने कहा ना, ये लोग बीजेपी को नहीं हराना चाहते, कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। इनका जो लक्ष्य है, इनका जो उद्देश्य है वो बीजेपी को हराना नहीं है। ये सब लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। दिलों को साफ करना जरूरी है, दिलों को मिलाना जरूरी है। दलों के मिलाने से दिल नहीं मिला करते। अगर बीजेपी को हराना है तो दिलों को मिलाना पड़ेगा। और राहुल गांधी में वो क्षमता है कि वो दिलों को मिला सकते हैं। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर चुके। कौन है नेता जो 3,500-4,000 किलोमीटर चला हो? लेकिन ये भाग्य की विडंबना कहो या कोई प्रारब्ध का फल कि राहुल गांधी जी को उन गुनाहों की सजा मिल रही है जो उन्होंने किए नहीं। किन्होंने किए? शोध का विषय है, आप भी शोध करिएगा, मैं भी शोध करूंगा। अच्छा, एक सवाल तब उठा जब नई नवेली सरकार बनी मध्य प्रदेश में और जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे ऐसा लगा कि बीजेपी को योगी वाला मॉडल बहुत आ गया है। यानी कि खुले में मीट, मांस, मछली की दुकानें नहीं होंगी, धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे, जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलेंगे। क्या ये योगी सरकार वाला मॉडल, आपको लगता है कि ये मॉडल?
देखिए, बीजेपी में कोई मॉडल नहीं है, सिर्फ एक ही मॉडल है, वो है मोदी मॉडल। उसका बाह्य स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन आंतरिक स्वरूप, अंदर का स्वरूप, अंदर की शक्ति सिर्फ एक है, वो है मोदी मॉडल। और बीजेपी और मोदी, नरेंद्र मोदी को अगर साइड कर दो तो फिर बीजेपी पुराने 30-35 साल वाली स्थिति में आ जाएगी। लेकिन मोदी जी बीजेपी के नेता हैं तो हैं, इस पर मैं क्या कह सकता हूं। क्या बुलडोजर से आचार्य प्रमोद कृष्णम सहमत हैं? बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है। देश में न्यायपालिका है और न्यायपालिका पर पूरा सम्मान और पूरा भरोसा हमें रखना चाहिए। इंडिया गठबंधन की जो अब बैठक हो रही है, आप पहले क्लियर कर चुके हैं कि एजेंडा जो आपने बताया वो होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो इंडिया गठबंधन की बैठक है, जो नेता आ रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं कि हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। ये कॉन्फिडेंस विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं सभी बहुत बड़े नेता हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अब कांग्रेस हार गई है तो इसे जितना दबाया जाए, जितना रगड़ा जाए, जितना रगड़ के इससे निकाल लिया जाए, ये इसलिए आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। ये बीजेपी से लड़ने के लिए थोड़े आ रहे हैं। मैं 2 बार 3 बार तो बोल चुका, अभी दिलों में बहुत अंदर मैल है। दल मिलाने की बात की जा रही है, लेकिन दिलों में मैल है, दिलों को मिलाइएगा। जिस दिन दिलों को मिलाने की बात हो जाएगी और दिल मिल जाएंगे, उस दिन किसी को आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ स्वतः क्लियर हो जाएगा। एक सवाल पूछा जाता है बार बार, मुद्दा बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की गई है और वो है अंबानी अडानी की सरकार का। मुकेश अंबानी हो या गौतम अडानी हो, इन पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता ये भूल जाते हैं कि उन्हीं के अपने शासन वाले राज्यों में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट गौतम अडानी का भी है, मुकेश अंबानी का भी है, और ना पहले से है बल्कि आने वाले समय के लिए बड़े बड़े अग्रीमेंट्स हो रहे हैं हजारों करोड़ के। ऐसा कोई राज्य नहीं है इंडिया गठबंधन के शासन का या कांग्रेस के शासन का जहां पर मुकेश अंबानी या गौतम अडानी के खिलाफ कोई एफआईआर हुई हो। तो फिर किस आधार पर बार बार इन्हें भ्रष्ट सरकार के साथ मिला हुआ, एयरपोर्ट साहब इन्हें गलत तरीके से दे दिए गए, पोर्ट इन्हें गलत तरीके से दिए, ये जो नैरेटिव बना रही है कांग्रेस पार्टी, क्या भूल रही है कि अपने राज्यों में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है? ये कांग्रेस के भाग्य की विडंबना है कि राहुल गांधी जी अडानी और अंबानी से लड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी में जो हमारे मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस पार्टी में निर्णायक भूमिका निभाने वाले लोग हैं, ये सब अडानी और अंबानी की गोद में बैठे हुए हैं। ये लोग राहुल गांधी जी को धोखा दे रहे हैं, कांग्रेस लीडरशिप को धोखा दे रहे हैं। इनके खुद के संबंध अडानी और अंबानी से हैं। यही तो बार बार कहना चाहता हूं कि राहुल जी के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, राहुल गांधी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जूलियस सीजर में, शेक्सपियर का एक नाटक है जूलियस सीजर, उसमें एक ब्रूटस था। राहुल गिर्द कांग्रेस पार्टी में बहुत ब्रूटस है। इसका पता तब चलेगा जब समय बीत जाएगा। आपने करीब करीब सारे मुद्दों को खारिज कर दिया। आपने कहा महंगाई बेरोजगारी कम नहीं थी, ये तो पहले वाले शासन में भी थी। जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, अंबानी अडानी का मुद्दा हो, क्योंकि मैंने आपसे उन सारे मुद्दों का जिक्र कर दिया जो अब तक कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन उठा रहा था। तो फिर चुनाव किस मुद्दों पर लड़ेंगे? देश में ना कभी मुद्दे खत्म होंगे, ना समस्या खत्म होगी। हिंदुस्तान छोड़िए, दुनिया का कोई सा ऐसा देश बताइए जहां समस्याएं खत्म हो गई। हम तो डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री में भी समस्याएं रहेंगी। जब तक इंसान का जीवन है समस्या रहेंगी, उनका समाधान होना चाहिए। देश जब चुनाव आएगा तो देश के सामने मुद्दे हैं। जो राष्ट्र धर्म की बात हो रही है, हम भी कहेंगे कि हमसे बड़ा कौन राष्ट्रभक्त है। सनातन की बात आएगी, हमसे बड़ा कौन सनातन।
विषय यह है कि विपक्ष को बीजेपी से लड़ना है या सनातन से, यह फैसला करना होगा। विपक्ष को बीजेपी से लड़ना है या भारत माता से, यह फैसला करना होगा। विपक्ष को बीजेपी से लड़ना है या वंदे मातरम से, यह फैसला करना होगा। विपक्ष को गाय गंगा गायत्री से लड़ना है या बीजेपी से, यह फैसला करना होगा। अगर भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की भारतीयता, अस्मिता, अस्तित्व को हम बीजेपी को सौंप देंगे तो हम लड़ाई किससे करेंगे, राजनीति कैसे होगी? तो यह फैसला विपक्ष को करना है कि हम बीजेपी से लड़ेंगे, भारत से नहीं। और जब हम भारत से नहीं लड़ेंगे तो भारतीय जनता का समर्थन हमें मिलेगा। 2024 में जो देश के मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, सामाजिक समरसता का मुद्दा है, नफरत का मुद्दा है, मोहब्बत का मुद्दा है, कितने मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, कितने मुद्दे हैं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा एक मुद्दा है, हमारे जवानों की शहादत हो रही, ये एक मुद्दा है, आतंकवाद अभी कंट्रोल नहीं हुआ, ये एक मुद्दा है, कितने मुद्दे हैं। लेकिन ये मुद्दे सब तब सफल हो पाएंगे, हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में तब सफल हो पाएंगे, पहले जनता को ये यकीन तो हो कि हम देश के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं। बीजेपी ने जो नैरेटिव बनाया, बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष भारत विरोधी सिद्ध हो जाए। जो काम बीजेपी चाहती है वही हमारे एलाइज कर रहे हैं, वही हमारे कर रहे हैं, तो इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। मैं जो बोल रहा हूं, मैं तो कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को आगाह कर रहा हूं, मैं तो उन्हें समझाना चाहता हूं। अब नहीं समझना चाहते हैं तो वो जाने, नेतृत्व तो उनका हाथ में है। इंटरव्यू के आखिर में हम हैं और मैं लीडरशिप को लेकर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने लीडरशिप का जिक्र किया, आपने कहा कि बिना दूल्हे के बारात नहीं जाती। इस बार के विधानसभा चुनाव में तो लीडर बड़े बड़े थे कांग्रेस पार्टी के। अशोक गहलोत बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, कमलनाथ बड़े वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, भूपेश बघेल के शासन की तारीफ कई बड़े नेताओं ने की। इन 3 राज्यों में तो लीडरशिप इन तीनों नेताओं के हाथ में थी और करीब करीब सारे फैसले भी इन्होंने ही लिए, आला कमान से नहीं पूछा, फिर भी फेल हो गए। जो बीत गया उस पर क्या चर्चा की जाए, जो आने वाला उसकी बात करो। 2024 आ रहा है, इसमें दूल्हा दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, बिना दूल्हे की बारात भी हो सकती है, लेकिन बिना दूल्हे की बारात में रौनक नहीं आती, बिना दूल्हे की बारात सजती नहीं। दूल्हा दे दीजिएगा और फिर ढोल मंजीरे नगाड़े बजा करके बारात को ले चलिएगा। हो सकता है देश की जनता आप पे पुष्प की वर्षा कर दे। एक आखिरी प्रश्न, आपकी बातों को कितना सीरियसली कांग्रेस पार्टी ले रही है या नहीं ले रही है, ये आप कैसे जानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक नेता और अनुभवी नेता होने के नाते 2024 से पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने स्तर पर क्या प्रयास करने वाले हैं? देखिए, मेरी बात को कांग्रेस कितना गंभीरता से ले रही है, ये विषय बड़ा नहीं है। विषय बड़ा ये है कि देश गंभीरता से ले रहा है और देश कितना गंभीरता से लेगा। मैं जब तक इस पृथ्वी पे हूं तब तक इन और अपनी पार्टी के हित में बात करता रहूंगा। अब ये फैसला पार्टी को लेना है, वो जो फैसला लें। मेरा क्लियर है, क्या का फर्ज है जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत जाने। बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा की तैयारी, इंडिया गठबंधन का भविष्य और सनातन, इन सभी मुद्दों पर बेबाक बातचीत करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए हमारे दर्शकों के सामने बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम। थैंक यू कालरा जी, धन्यवाद जनता के लिए।